किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान प्रश्न मंच में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी और आज हमारा कारवां पहुंचा है उत्तर प्रदेश के शामली के जसाला में। इस वक्त हम मौजूद हैं और किसान प्रश्न मंच पर तमाम किसान भाई हमारे साथ जुड़ गए और विशेषज्ञ भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले परिचय करा देते हैं हमारे विशेषज्ञों का जोरदार तालियों के साथ। नमस्कार साथियों, मेरा नाम अजय कुमार है और मैं कृषि विज्ञान केंद्र शामली में विषय वस्तु विशेषज्ञ पादप सुरक्षा के रूप में कार्यरत हूँ। मैं डॉक्टर संदीप चौधरी, प्रभारी अधिकारी कृषि विज्ञान केंद्र शामली। जी, मैं डॉक्टर साकिब परवेज, विषय वस्तु विशेषज्ञ कृषि अभियंत्रण कृषि विज्ञान केंद्र शामली। और स्वागत करते हैं आपका भी जोरदार तालियों के साथ। अपना भी स्वागत कीजिए तमाम किसान भाई। और चर्चा की शुरुआत करेंगे क्योंकि हर बार किसी न किसी फसल को लेकर, किसी न किसी योजना को लेकर किसान प्रश्न मंच पर हम किसानों के साथ सवाल पूछते हैं और किसान इसका जवाब देते हैं और यहां बनते हैं किसान कप के हकदार। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज एक बार फिर से हम आपसे प्रश्न पूछने के लिए पहुंचे हैं जसाला और शुरुआत करते हैं प्रश्नों की, लेकिन किससे जुड़े हुए। आज हम आपको बताते हैं धान में समसामयिक क्रियाओं को लेकर हम आपसे सवाल पूछेंगे जिसका जवाब आप देंगे और यहां किसान कप के हकदार बनेंगे। तो देखिए, शुरुआत करते हैं और इसीलिए सबसे पहले योजनाओं की भी शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि धान क्रियाओं के बारे में हम आपसे पूछेंगे। तो धान की नर्सरी बुआई का उचित समय क्या है, यह आपको बताना है। सबसे पहले हाथ उठा सकते हैं और बता सकते हैं कि धान की नर्सरी बुआई का उचित समय क्या है। तो धान की नर्सरी की उचित बुआई का समय क्या है। देखिए, शुरुआत आगे से ही हो गई है, बुजुर्ग ने शुरुआत कर दी, तो सबसे पहले खड़े हो जाइए। पहले अपना नाम बताइए। आजाद सिंह। 1 जून से 15 जून तक। 1 जून से 15 जून तक। देखिए, बैठिए। आप भी बताना चाह रहे थे, क्या नाम है आपका? सोनू कुमार। जी सोनू जी, बताइए। 1 जून से 20 जून। 1 जून से 20 जून। देखिए, तमाम किसान और भी हाथ उठा रहे हैं। इधर भी एक किसान भाई युवा हैं जिन्होंने हाथ उठाया है। बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा अमित कुमार है जी। इसका 1 जून से 20 जुलाई तक का समय होता है। अमित, बैठिए अमित। तो देखिए, और भी किसान भाई हैं जो बता सकते हैं, समझा सकते हैं कि कौन सा समय है उचित, जो बुआई का समय है नर्सरी के धान की, तो वो हाथ उठा सकते हैं। और भी कोई हाथ उठाना चाहता है पीछे से, आप बताना चाह रहे हैं, जल्दी से खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णपाल सिंह है। जी कृष्णपाल जी, बताइए। इसका समय 1 जून से 20 जुलाई तक। 1 जून से 20 जुलाई। अब ये विशेषज्ञों को तय करना है। बैठिए आप लोग, हम विशेषज्ञों की तरफ बढ़ते हैं और विशेषज्ञों पर ये छोड़ते हैं कि कौन सा समय उचित होता है वो बताएं, और साथ ही ये भी बताएं कि कौन किसान कप का हकदार है और इसका बेहतर जवाब क्या होना चाहिए था वो भी विशेषज्ञ ही बताएं। देखो, मेरे किसान भाइयों ने जवाब तो दोनों तीनों ने लगभग ठीक दिया, लेकिन किसने समय ज़्यादा बढ़ा दिया। हकीकत में बात यह है कि जो हमारा बासमती धान का ग्रुप है उसकी जो बुआई का उचित समय है नर्सरी बुआई के लिए, वो 1 जून से लेकर 20 जून तक है। तो हमारे जो सोनू कुमार जी जो दूसरे नंबर पर किसान भाई ने जवाब दिया था, वो उचित जवाब है उनका। और ये जवाब भी इसलिए सही है क्योंकि जो ये समय हमारा जून का होता है, वहाँ पे हम ये देखते हैं कि कई गवर्नमेंट ने ऐसा भी किया है कि अगर हम पहले धान को लगाते हैं तो पानी की कमी की वजह से हमारा वाटर लेवल नीचे जाता है, इसलिए ये समय इस जून तक लेके जाते हैं इसको। और जून के लगाए हुए धान को अगर बाद में देखें, जब पकने का समय आता है, उसमें बहुत अच्छा मौसम होता है, जो खुशबू बासमती की है वो बनती है इसमें। तो इसलिए 1 से 20 जून तक का समय उचित समय है धान लगाने के लिए। तो सोनू कुमार, आइए, जोरदार तालियां सोनू कुमार के लिए बजाइए क्योंकि इन्होंने दिया है सही जवाब, इसलिए ये बने हैं किसान कप के हकदार। और जोरदार तालियां बजाते रहिए ताकि सोनू की तरह आप भी किसान कप पाएं। बहुत शुक्रिया सोनू जी, सही जवाब आपने दिया और किसान कप के हकदार बने। लेकिन जिस तरह से धान की नर्सरी बुआई का उचित समय की हम बात कर रहे हैं, विशेषज्ञों से मैं कहूंगा कि वो उचित समय को पूरी तरह से बताएं और ये भी बताएं कि क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और किस तरह से वो बुआई करें। देखो, धान के हमारे यहाँ एक तरह से अगर हम देखें तो 2 खेती लेते हैं, एक नर्सरी बुआई की और एक फिर उसके रोपाई के बाद की। जितनी अच्छे समय हम अपनी नर्सरी में मेहनत कर लेंगे, फिर हमारे रोपाई के बाद उतना ही मेहनत, और धान भी बहुत अच्छा होता है अगर हम नर्सरी को कर लें। नर्सरी में बोते समय ध्यान यही रखना है आपको कि जब आप नर्सरी लगा रहे हैं
उस खेत में, जिस खेत में आप जिस एरिया में नर्सरी लगा रहे हैं वो एरिया कीटाणु रहित हो, घास फूस उसमें ना हो, तो उसमें ज़्यादा बढ़िया तरह से दमा होता है। आप जो बीज ले रहे हैं उसको भी ध्यान रखें, आपका जो बीज का स्रोत है वो आपका अच्छा स्रोत हो, आपकी जहाँ से जानकारी अच्छी है, किसी कृषि विश्वविद्यालय से आया है, किसी अच्छे बीज गोदाम से, आप बीज विभाग से आपने लिया है, तो वो स्रोत होना चाहिए इसके लिए। तो देखिए, विशेषज्ञों ने आपको जानकारी दी कि कितनी सावधानियां आपको बरतनी चाहिए धान को बुआई करते समय, और बेहतर तरीके से आप समझे होंगे और आने वाले समय में इसे अपने जो खेती है उसमें कहीं ना कहीं शामिल भी करेंगे। लेकिन अब ये सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं। किसान प्रश्न मंच पर एक बार फिर से आपसे एक प्रश्न पूछते हैं जिसका जवाब आप लोगों को देना है, बहुत गौर से आप लोगों को सुनना है। और इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है, बीज उपचारित करने वाले एक जैविक फफूंदी नाशक का नाम आपको बताना है। तो बीज उपचारित करने वाले एक जैविक फफूंदी नाशक का नाम जल्दी से आप बताइए और किसान कब पाइए। तो जल्दी से हाथ उठाने शुरू कर दीजिए, जिसको भी पता है वो कौन सा नाशक है, फफूंदी नाशक जो आपको पता है तो जल्दी से हाथ उठा सकते हैं, नाम बता सकते हैं। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम रवि कुमार। जी रवि, बताइए। सर बविस्टीन से इसका उपचार कर सकते हैं, ये फंजीसाइड है। बविस्टिंग से? यस सर। और भी कोई उपाय है? ये सेरेसान है सर, फंजीसाइड। बैठिए। रवि के अलावा और भी कोई जवाब देना चाहता हो तो हाथ उठाए। बुजुर्ग किसान हैं, हाथ उठा रहे हैं, नाम बताइए अपना। जगपाल सिंह। जगपाल, फंगीसाइड के बजाय नमक से भी उपचार कर सकते हैं हम। नमक से भी उपचार कर सकते हैं? हाँ, उससे दो। जगपाल जी ने जवाब दिया। और भी कोई किसान जवाब देना चाहता हो और यहाँ वो किसान कब हासिल करना चाहता हो तो जल्दी से जवाब दे सकता है, अपनी जानकारी लोगों तक पहुँचाना चाहता हो तो वो जवाब दे सकता है। तो देखिए ये किसान है, यहाँ खड़े हो जाइए आप। अध्यक्ष जी लग रहे हैं किसानों के, और जवाब देने से मांगीराम जी। मांगीराम जी, क्या बात है, बताइए। नीले तोते से भी खत्म कर सकते हैं जी। नीले तोते से भी खत्म कर सकते हैं जी। मांगीराम जी, और कुछ? बस जी। और कोई भी बताना चाहता हो तो जल्दी से हाथ उठाए। दूसरों पर मुस्कुराना बड़ा आसान है, जवाब देना बड़ा मुश्किल होता है। आप मुस्कुरा रहे हैं, आप बता नहीं रहे। चलिए नाम बताइए। अमित कुमार। अमित कुमार नाम है आपका? हाँ जी, ट्राइकोडर्मा से कर सके जी। ट्राइकोडर्मा से आप कर सकते हैं हाँ, इलाज? हाँ जी। ठीक है। तो देखिए, तमाम लोगों ने यहाँ जवाब दिए हैं, तमाम किसान भाइयों ने जवाब दिए हैं, लेकिन किसका जवाब बिल्कुल सही है ये मैं विशेषज्ञों पर छोड़ता हूँ, और साथ ही वो ये भी बताएंगे कि कैसे इलाज किया जा सकता है फफूंदीनाशक का। जैविक विधि से अगर हम बात करते हैं तो आप सभी लोग जानते होंगे कि एक तो ट्राइकोडर्मा, जो अमित जी ने अभी बिल्कुल एकदम सही आंसर दिया है कि ट्राइकोडर्मा 5 से 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उसको उपचारित करते हैं। और स्यूडोमोनास एक फफूंदी आती है, ये जैविक फफूंदियाँ हैं जो बीज जनित रोगों के उपचार करने से, मतलब इससे अगर आप उपचार करेंगे तो बीज से जो होने वाली बीमारी है हमारी, उससे हमारा निदान हो जाएगा और स्वस्थ नर्सरी आपकी निकलेगी। तो सबसे सही जो प्रश्न उत्तर दिया है वो हमारे अमित जी ने दिया है। तो आइए अमित जी, जोरदार तालियां अमित जी के लिए बजा दीजिए, क्योंकि इन्होंने सही जवाब दिया है और इसलिए किसान कप के हकदार बन रहे हैं अमित कुमार। तालियां बजाते रहिए जब तक इनको किसान कप हासिल नहीं हो जाता। बहुत शुक्रिया अमित, सही जवाब देखिए अमित जी ने दिया है। और अब मैं विशेषज्ञों से कहूंगा कि इसे बताएं कि कैसे बीज उपचारित करने के वक्त सावधानियां बरतनी चाहिए और जैविक फफूंदीनाशक के जो नाम हैं वो क्या, इसके अलावा कोई और भी है जो अमित ने जवाब दिया? किसान साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बीज सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है किसी भी फसल को अच्छा उगाने के लिए। तो जब हम बीज को उपचारित करके बोते हैं तो बीज से जो जनित बीमारियां हैं तो उनके रोकथाम के लिए हमें बीज उपचार करने की आवश्यकता है। जैसा कि प्रश्न था कि जैविक विधि से हम बीज उपचार कैसे कर सकते हैं, तो आप जैविक विधि में एक फफूंदीनाशक आता है ट्राइकोडर्मा, जो आपको बाज़ार में उपलब्ध है या जो IPM लेबोरेटरी है वहाँ पे उपलब्ध है। तो 5 से 10 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से आप उपचारित करेंगे। और उसके साथ साथ ही एक जो बकाने रोग की बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है तो उसके लिए एक फफूंदीनाशक आता है स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस, उसकी भी 5 से 10 ग्राम प्रति किलोग्राम सीड की दर से आप उपचारित करके बो सकते हैं, तो जिससे आपको बीज जनित बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है। और साथ ही साथ पर्यावरण सुरक्षा भी रहेगी कि जैविक तरीके से हैं तो इन जो रसायन हम इस्तेमाल करते हैं वो पर्यावरण को भी सुरक्षित रखेंगे। तो देखिए कैसे पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सकता है और ज़्यादा जानकारी विशेषज्ञों ने आपको दी, और इसको अगर आप शामिल करते हैं तो आपका लाभ ज़रूर होगा। और देखिए इस मंच पर लगातार हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, तो बिना शर्माए
बिना किसी संकोच के आप जवाब दे सकते हैं और हाथ उठा सकते हैं। तो इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं और एक और प्रश्न आपसे पूछते हैं जिसका जवाब आप लोगों को देना है। तो देखिए, फसल अवशेष प्रबंधन के लिए मुख्य कृषि यंत्र कौन कौन से हैं, ये सवाल भी हम आपसे पूछ रहे हैं। जल्दी से जवाब देने के लिए हाथ उठा लीजिए और हम आपके पास आएंगे। और फसल अवशेष प्रबंधन के लिए मुख्य कृषि यंत्र कौन कौन से हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए, हाथ उठने बुजुर्गों के शुरू हो चुके हैं और हम उन्हीं के पास पहुंचेंगे, उनसे जानेंगे, उनसे समझेंगे। और आपने हाथ उठाया था जी, ओमकार सिंह ससाला। मल्चर है जी, मल्चर से होता है इसका। मल्चर से होता है? हाँ, मल्चर से होता है। आप भी बताना चाह रहे थे जगपाल जी, खड़े हो जाइए। मल्चर से अवशेष नष्ट हों जी। ठीक है, और भी कोई हाथ उठाना चाहता हो, बताना चाहता हो, जल्दी से खड़े हो जाइए। मेरा नाम गुलाब सिंह है और ये मल्चर से ही इसके अवशेष नष्ट किए जाते हैं। ठीक है, बैठिए। तो देखिए, गुलाब सिंह, जगपाल सिंह, तमाम जो लोग हैं वो, और भी कोई हाथ उठाना चाह रहा है तो बता सकता है। आप हाथ उठा रहे हैं? जी जी। क्या नाम है आपका? अंकुर चौहान। अंकुर जी। मल्चर कृषि यंत्र हो जी। आप भी किसान हैं? हाँ जी। क्या करते हैं? किसानी करूँ जी। तो मल्चर का इस्तेमाल किया जा सकता है? हाँ जी। ठीक है, बैठिए। तो देखिए, अंकुर जवाब दे रहे हैं। और भी कोई जवाब देना चाहता हो, बताना चाहता हो तो जल्दी से हाथ उठा सकता है, बता सकता है। और तमाम किसान भाई यहाँ मौजूद हैं, भोले किसान हैं और प्यारे किसान हैं हमारे देश के, और इसलिए वो अपने अलग अंदाज में, अलग तरीके से जवाब देना जानते हैं और वो उसी तरीके से जवाब दे रहे हैं। लेकिन मैं विशेषज्ञों पर छोड़ता हूँ कि वो इसका बेहतर जवाब भी बताएं, साथ ही वो इससे जुड़ी तमाम जानकारी भी हमारे दर्शकों और हमारे किसान भाइयों को दें और ये भी डिसाइड करें कि कौन किसान कब का हकदार है। जी, फसल अवशेष प्रबंधन में हम कई प्रकार के यंत्र इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से सबसे मुख्य आपके होते हैं बुआई से पहले के, जैसे मिट्टी पलट हल है, डिस्क हल है। ये दो ऐसे यंत्र हैं जिनका नाम अभी आप में से किसी ने नहीं बोला। उसके बाद हमारे यहाँ बुआई के टाइम पे, जैसे गेहूं की बुआई है, हैप्पी सीडर आता है, सुपर सीडर आता है, जो हमारे फसल अवशेषों को मिट्टी में ही, खेत में ही मिला देते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास स्ट्रॉ चॉपर आता है, सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट मशीन होती है। इसके साथ साथ हमारे पास मल्चर है, श्रेडर है, या शुगर के इंटरेस्ट श्रेडर, क्योंकि गन्ने का जो यहाँ पे ज़्यादा क्षेत्र है तो गन्ने की पत्तियों की बड़ी दिक्कत रहती है, जिसको अक्सर किसान भाई हमारे जला देते हैं। तो उसके लिए जो हमारी जो मुख्य मशीन है, तो उसके लिए शुगर केन श्रेडर आता है, या गन्ना की पत्ती कटाई मशीन, जो खेत में ही आपकी पत्तियों के छोटे छोटे टुकड़े करके उसके बाद आप अगली मशीन चला के, जैसे रोटरी है या कोई भी मशीन चला के, मिट्टी पलट हल चला के उन पत्तियों को खेत में ही मिला सकते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा रहता है मशीनरी यूज़ करने से जलाने के कंपैरिजन में, कि आपका जो इसमें पोषक तत्व है वो आपकी मिट्टी को उपलब्ध हो जाते हैं। तो इसी सिलसिले में जो सबसे पहले तो ओमकार सिंह जी, उनका जवाब सही था, क्योंकि उसमें मल्चर उन्होंने नाम बोला, जो एक हमारा यंत्र है जो इसमें काम आता है फसल अवशेष प्रबंधन में। आइए ओमकार जी, आइए, जोरदार तालियां ओमकार जी के लिए बजाइए। और देखिए, लगातार हमारे किसान भाई जवाब दे रहे हैं और किसान कब के हकदार बन रहे हैं। बाकी भी बन सकते हैं किसान कब के हकदार, अगर वो सही जवाब दें तो। जोरदार तालियां एक बार फिर से बजा दीजिए, तालियों में तो कंजूसी मत कीजिए। बहुत शुक्रिया ओमकार जी, आपने सही जवाब दिया। तो देखिए, मल्चर के बारे में भी हम थोड़ा सा समझना चाह रहे हैं हमारे दर्शकों के लिए, ताकि मल्चर का वो इस्तेमाल कैसे करते हैं, क्या खास तरीका, कुछ जानकारी आप दर्शकों को देना चाहेंगे? जी, मल्चर जो हमारा यंत्र आता है, ये हमारे फसल अवशेष प्रबंधन में यूज़ होता है। इसका प्रयोग होता है जिसमें हमारा जो मल्चर है वो फसल के अवशेषों पे चलाया जाता है, जो वो उन अवशेषों के छोटे छोटे टुकड़े करके उसी खेत पे बिछा देता है। इससे हमारे मल्चिंग या जिसको हिंदी में पलवार कहते हैं, इसका ये फ़ायदा रहता है कि मल्चिंग से जो हमारे खेत की नमी है वो बनी रहती है, और इसमें खरपतवार जो वगैरह हैं वो कम आते हैं, और जो फसल की जो क्वालिटी है वो भी बेहतर हो जाती है। फसल की क्वालिटी बेहतर हो जाती है। लेकिन अगर हम बात करें मल्चर या उन यंत्रों की जिससे ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है, कितने पावर का ट्रैक्टर इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि यह सवाल हमेशा बना रहता है। जो ज़्यादातर हमारे यंत्र है फसल अवशेष प्रबंधन में, वो 50 या 50 के ऊपर HP ट्रैक्टर पे चलते हैं। मल्चर उससे छोटे 45 पे भी कोशिश कर सकते हैं चलाने की, लेकिन ट्रैक्टर पे लोड ज़्यादा पड़ता है।
लेकिन जो मेन है कि 50 हॉर्स पावर के ऊपर ही हमारे सब यंत्र चलते हैं सही से। तो लगातार ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा और छोटे से यहाँ ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन उसके बाद फिर से हाजिर होंगे और अगली योजनाओं के बारे में, भारत सरकार की योजनाओं के बारे में बात करेंगे। लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। अरे रे, सावधानी हटी तो जेब कटी। मेरी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है बैंक में रजिस्टर्ड। तो डिजिटल पेमेंट में धोखा हुआ कभी तो अलर्ट्स मिलेंगे तभी के तभी। पर पैसे तो गए। नहीं, पैसे नहीं गए। नहीं जो की लापरवाही तो नहीं करनी पड़ेगी भरपाई। और सुनिए, समय से जो की शिकायत मिलेंगे आपको रिफंड सही सलामत। अभी यह कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद किसान प्रश्न मंच में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और लगातार जो सिलसिला यहां जारी है प्रश्न उत्तर का, वो एक बार फिर से आगे बढ़ाते हैं और भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में हम आपसे सवाल पूछते हैं। तो देखिए, सवाल है मृदा स्वास्थ्य कार्ड क्या है, ये आपको बताना है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड आखिर है क्या, ये आपको बताना है। तो जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए मृदा स्वास्थ्य कार्ड क्या है। तो जिसको भी पता है बिना किसी संकोच के हाथ उठा सकता है। और अगर जानकारी अधूरी है तो यहाँ करेक्ट हो जाएगी, ये भी अच्छा है। और अगर आपकी जानकारी किसी और तक पहुंचेगी तो उनके काम आएगी, दर्शकों के काम आएगी और किसान भाइयों के काम भी आएगी। तो इसलिए बिना शर्माए, बिना संकोच किए जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए बिना देरी किए। तो जल्दी से हाथ उठा लीजिए, इतना मत शर्माइए, नहीं तो फिर मुझे आपको उठाना होगा। इसलिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड क्या है, आप मुस्कुरा रहे हैं, मुझे लगता है आपको पता है। तो बिना शर्माए बताइए, क्या नाम है आपका? रवि कुमार सर। हाँ रवि, बताइए सर। मृदा स्वास्थ्य कार्ड मृदा में किस पोषक तत्व की कमी है, ये पता करने के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड मिट्टी चेक कराई जाती है सर। NPK कितनी मात्रा देनी चाहिए, पोटास कितनी मात्रा देनी चाहिए, ये सर ये इस चीज़ के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड के लिए इसमें टोटल 12 पोषक तत्वों की वो है जी। बैठिए। रवि जो जवाब दे रहे हैं, हालांकि उससे विशेषज्ञ कितना सेटिस्फाई हैं ये तो वही जानेंगे, लेकिन अब और भी लोग हैं जो बता सकते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में। आप बताइए गुलाब जी। सर मेरा मानना तो ये है कि pH मान जांच करने के लिए मिट्टी का जो मिट्टी जांच कराई जाती है वो सब मृदा स्वास्थ्य उसके कार्ड अंदर आते हुए। इतनी जानकारी है, ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड मेरा मानना है। ठीक है, बैठिए। ये बहुत अच्छा है आपका मानना है, इसलिए शायद और लोगों का मानना कुछ और होगा तो वो भी बता सकते हैं। तो देखिए और भी लोग हैं, आप बताना चाहेंगे? खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? जी मोनू। जी मोनू जी, बताइए। सर मृदा कार्ड वो है जो किसान अपनी भूमि के बारे में जानकारी कर सके, जांच करवा सके। भाई क्या दिक्कत है क्या? मृदा स्वास्थ्य कार्ड वो है जो लोग अपनी मिट्टी की जांच करा सकें जी, और उसके बारे में जांच करा सके। भाई क्या कोई दिक्कत है, मतलब उसके मिट्टी में कोई दिक्कत तो नहीं है, वो जांच होती है। बैठिए। तो मोनू ने भी जवाब दिया, और भी बुजुर्ग हैं यहाँ जो जवाब दे सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं कि आखिर क्या है मृदा स्वास्थ्य कार्ड। लेकिन अब विशेषज्ञों के पास हम जाएंगे। अगर कोई और भी जवाब देना चाहता हो तो जल्दी से खड़ा हो जाए, बताएं। क्या नाम? सोनू कुमार जी। जी। मृदा स्वास्थ्य जमीन भूमि में किसी प्रकार पोषक तत्व की कमी न हो, उसके लिए मृदा कार्ड बनवा सकते हैं, उससे जानकारी अवेलेबल हो जाए। बैठिए। आप भी देना चाह रहे हैं, मुझे लग रहा है जवाब। आप खड़े हो जाइए, बुजुर्ग हैं, खड़े हो जाइए, बताना चाह रहे हैं कुछ तो बताइए। मिट्टी में किस चीज़ की कमी है ये पता करने के लिए मृदा कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। जी बैठिए आज़ाद जी। तो देखिए तमाम लोगों ने जवाब दिए हैं और तमाम लोग समझा रहे हैं कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड है क्या, लेकिन किसका जवाब बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक है ये विशेषज्ञ बताएंगे। और मृदा स्वास्थ्य कार्ड आखिर है क्या, ये भी हमारे दर्शकों और हमारे किसान भाइयों को विशेषज्ञ समझाएंगे। मृदा स्वास्थ्य कार्ड के ये भारत सरकार द्वारा एक प्रायोजित स्कीम है जिसके तहत आप लोगों की जो भूमि है उसकी जांच करके और उसमें जो पोषक तत्वों की स्थिति है, उसका पीएच मान है और उसका जो ईसी है, उसकी परिस्थिति आपको पता चलेगी। क्योंकि जब तक स्वस्थ मृदा नहीं होगी तो उस पर स्वस्थ फसल नहीं हो सकती। उसी के लिए भारत सरकार ने एक स्कीम शुरू की जिसका नाम है मृदा स्वास्थ्य कार्ड, जिसमें किसान भाई अपने खेत की मिट्टी की जांच करा सकते हैं और उसके बाद एक आपको कार्ड दिया जाएगा जिससे आपके ज़मीन में जो पोषक तत्व उपलब्ध हैं उसकी जानकारी होगी, उसका पीएच मान कितना है, ईसी कितना है,
किस फसल के लिए उपयुक्त है और पिछले सीजन में आपने कौन सी फसल बोई थी, आगे कौन सा बोना चाहते हो, उसके आधार पे उसमें संस्तुति भी होती है कि पोषक तत्वों का क्या स्तर है और आप कौन सी फसल उगा सकते हैं। तो जो आज़ाद सिंह जी ने उत्तर दिया कि मृदा की जांच करने के बाद में एक कार्ड बनता है, उसी को हम मृदा स्वास्थ्य कार्ड बोलते हैं, जो एक भारत सरकार का पायलट प्रोजेक्ट है और उसको ज़ोर शोर से हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज़ाद सिंह जी। आजाद जी आइए, बहुत ही स्वतंत्रता के साथ आपको अवार्ड दिया जाता है, यहाँ सम्मान दिया जाता है, किसान कब से नवाजा जाता है। जोरदार तालियां एक बार फिर से बजा दीजिए। बहुत शुक्रिया, सही जवाब आपने दिया और किसान कप के हकदार आप बने। लेकिन हम ये भी चाहेंगे विशेषज्ञों से कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड का लाभ वो कैसे लेते हैं, मृदा स्वास्थ्य कार्ड को वो कैसे अप्लाई करते हैं, बेहतर जानकारी और भी हमारे दर्शकों को दीजिए आप। देखिए, मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाने के लिए आपके यहाँ जो कृषि विभाग का ऑफिस है, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। और जो मृदा का नमूना लेने का तरीका है कि आप 1 मीटर दूरी चारों तरफ से खेत से छोड़ के और 8 से 10 जगह जो बी आकार का एक गड्ढा बनाएंगे और उसमें से 1 इंच मोटी परत खुरपी की मदद से लेके और उसको मिला लीजिए। और उस सैंपल को मिलाने के बाद 4 हिस्सों में काट के उसके 2 हिस्से निकाल देते हैं और 2 को फिर हम रख लेते हैं। उसके बाद जो हमारा बचा हुआ भाग है उसको फिर हम मिला के 4 हिस्सों में काटेंगे। उसको ये प्रक्रिया जब तक करते हैं कि आधा किलो मिट्टी आपके पास ना बचे। और ये जो सैंपल लेने का तरीका है, आप इसको अपने ब्लॉक स्तर पे जो आपका कृषि विभाग का ऑफिस है वहाँ पे दे सकते हैं। बाकी सरकार के द्वारा भी योजना चलाई जा रही है जहाँ पे सॉइल सैंपल लिया जाता है, उसके आधार पे अपना मृदा स्वास्थ्य कार्ड आप बनवा सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि ज़मीन की स्थिति आपको पता होनी चाहिए। अभी जो आप उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा मात्रा में डाल रहे हो, उतनी उसको आवश्यकता नहीं है, या फिर सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी है और आप उनको उस खेत में नहीं डाल रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें तो जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, विशेषकर जिंक, धान के केस में बात करते हैं, उसकी कमी के लक्षण बहुत आते हैं, मगर बहुत कम किसान भाई ऐसे हैं जो जिंक का इस्तेमाल करते हैं। तो जब आप एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड अपने खेत का बनवा लेंगे तो उससे आपको उसके जो पोषण की स्थिति है वो आपको पता चल जाएगी कि आपको कितना यूरिया डालना है, कितना डीएपी डालना है, पोटास डालना है, सूक्ष्म पोषक तत्व जो हैं वो कितने डालने हैं। तो उसकी मदद से आपकी जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है उस पर भी फ़र्क पड़ेगा। जो लागत आ रही है वो कहीं ना कहीं कम होगी। कि अभी हम एक अंदाजे से फर्टिलाइज़र अप्लाई करते हैं, हो सकता है कि उतनी आवश्यकता नहीं हो, या फिर हम वो चीज़ डाल रहे हैं जो हमारी भूमि में पर्याप्त मात्रा में है और वो चीज़ नहीं डाल रहे हैं जिसकी आवश्यकता है। तो जब आप एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवा लेंगे तो उससे आपको भूमि की पोषण की स्थिति पता चलेगी और वही उचित मात्रा में उर्वरक का इस्तेमाल कीजिए जो उसको आवश्यकता है। अगर हम अंधाधुंध बिना जानकारी के प्रयोग करेंगे तो उसका पर्यावरण पे, हमारी ज़मीन पे विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तो ये आप लाभ ले सकते हैं अपनी सॉइल का मृदा हेल्थ कार्ड बनवा के। देखिए, विपरीत स्थिति से कैसे आप बच सकते हैं, लगातार आपको विशेषज्ञ यहाँ अवगत करा रहे हैं और इसीलिए हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और इसी योजना से जुड़ा हुआ एक और सवाल पूछते हैं। अब ये सवाल बहुत ही आसान सा है। देखिए, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई ये आपको बताना है, तो जल्दी से हाथ उठाइए। और देखिए, पीछे से सबसे पहले हाथ उठ चुका है तो पीछे ही सबसे पहले जाएंगे, अंतिम पंक्ति तक पहुंचेंगे और उनसे ही जानेंगे कि कब हुई है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत। तो इसलिए जल्दी से खड़े हो जाइए जिन्होंने उठाया था हाथ। क्या नाम है आपका? मोनू। 19 फरवरी 2015। 19 फरवरी 2015 को शुरुआत हुई। मोनू बता रहे हैं, मोनू किसान है जी। बैठिए मोनू। तो देखिए, और भी बता सकते हैं, जवाब दे सकते हैं, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई है। तमाम युवा हमारे साथ हैं, आप खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? रजत चौहान। हाँ रजत, बताइए सर। सही बता, 19 फरवरी 2019 में हुई थी। 19 फरवरी 2019? और 2019 में ही सही, 19 फरवरी से ही बता जी ने। बैठ जाइए। तो देखिए, और भी हैं जो बता सकते हैं कि कब हुई है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत। इन युवाओं से पूछते हैं, आप बताइए, युवा किसान हैं, खड़े हो जाइए जल्दी से। क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार जी। अरविंद जी। 19 फरवरी 2015। 19 फरवरी 2015 जी। और भी कुछ लोग हैं जो बता सकते हैं, जो समझा सकते हैं कि कब इस योजना की शुरुआत हुई है। और अगर संकोच कर रहे हैं तो मत कीजिए, क्योंकि किसान कप के हकदार आप लोग यहाँ बन सकते हैं। तो बिना देरी किए जवाब दीजिए और ये मंच आपको पूरी आज़ादी देता है कि इसी से जुड़े हुए जवाब आप दे सकते हैं। लेकिन विशेषज्ञों के पास जाने का वक्त हो गया है और अब हम मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, क्यों हुई और किसका जवाब बिल्कुल सही है, सटीक है, ये भी आप बताएं। पहले बता दूं, जो किसान भाई सबसे पीछे बैठे हैं उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया कि 2015 में, फरवरी 2015 में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा
मृदा स्वास्थ्य कार्ड की शुरुआत खरीफ सीजन से की गई थी। तो मोनू, सबसे पहले आप आ जाइए, जोरदार तालियां मोनू के लिए। अंतिम पंक्ति से खड़े होकर उन्होंने सबसे पहले जवाब दिया। 19 फरवरी 2015 में इसकी शुरुआत हुई। और देखिए, मृदा स्वास्थ्य कार्ड मिट्टी की जांच के लिए कार्ड बनाया जाता है। जोरदार तालियां एक बार फिर से बजा दीजिए। बहुत शुक्रिया मोनू, सही जवाब आपने दिया। अंतिम पंक्ति से भी आपने बताया कि हम भी जवाब दे सकते हैं और भी लोग जवाब दे सकते हैं और इस किसान कप के हकदार यहां बन सकते हैं। तो देखिए, लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से जो है सवाल किए जा रहे हैं और जवाब आप लोग दे रहे हैं। और विशेषज्ञों से हम जानेंगे कि इस योजना की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, क्यों हुई और क्या लाभ हमारे किसानों तक पहुंच रहा है इसका, ये भी हमारे दर्शकों और किसान भाइयों को वो बताएं। किसान भाइयों, लगातार हमारी जो फर्टिलाइज़र है, रासायनिक उर्वरक है, इनकी खपत हमारी ज़मीन में बढ़ रही थी और विशेषकर यूरिया। तो गवर्नमेंट का ध्यान जब सरकार का गया इस पे कि ये कैसे बैलेंस कर सकते हैं हम इसको, तो उन्होंने फरवरी 2015 में इस योजना की शुरुआत खरीफ सीजन से हुई थी। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया था और इसमें निःशुल्क है। ये हमारे पूरे उसमें ग्रिड सिस्टम में इसको बांटा जाता है, क्योंकि जो हमारा मृदा का स्वास्थ्य है या मृदा का जो परिणाम है वो ऐसा नहीं होता कि एक खेत में ये है दूसरा एक साथ में बदल गया। वो बहुत लंबे समय में बदलता है। लगभग 2 हेक्टेयर का एक ग्रिड बना के इसमें शुरुआत की गई कि एक सैंपल ले लिया 2 हेक्टेयर में, जिस किसान का भी खेत आ गया एक सैंपल उसका हो गया, अगले ग्रिड में उसका हो गया। ग्रिड सिस्टम से और ये कृषि विभाग द्वारा कृषि विज्ञान केंद्रों पर निःशुल्क पहले शुरुआत हुई थी इसकी। कृषि विभाग द्वारा अब भी इसकी निःशुल्क है और कृषि विभाग का अगर आप स्वयं अपना सैंपल लेकर जाते हैं वहाँ, तो वो निःशुल्क आपकी इसकी मृदा की जांच करते हैं। इसका परिणाम ये है कि अगर जिस तरह से हम अपना बुखार नापने का पैमाना हमारा थर्मामीटर है, इसी तरह से मृदा के बुखार नापने का पैमाना पीएच मीटर है। मृदा का जब परिणाम आपके पास जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड आपको मिलता है उसमें पीएच लिखा हुआ है। अगर 7.5 7.5 पीएच है तो इसका मतलब हमारी मृदा स्वस्थ है। अगर वो प्लस 7.5 से नीचे है या ऊपर है तो वो बुखार की तरफ है, हानि की तरफ है। इसको सुधार करने के लिए कौन कौन से तत्व डाले जाते हैं, कौन कौन से हमें खाद का प्रयोग करना पड़ेगा, आपको जो कार्ड मिलता है उसमें लिखा जाता है कि अगर आप गेहूं की बुआई करते हैं तो ये मात्रा आपको डालनी है, गन्ने की कर रहे हैं तो इतनी मात्रा आपको डालनी है, और दूसरी फसल जो आप बताएंगे कार्ड बनाते समय जो भी बताएंगे वो उसकी मात्रा को कैलकुलेशन करके उसमें लिखते हैं। बस अब आपको इतना काम करना है कि कोई फसल की बुआई से पहले कार्ड पे लिखा हुआ देख लें कि मुझे प्रति हेक्टेयर या प्रति बीघा कितना खाद डालना है, तो उसकी मृदा स्वास्थ्य कार्ड से मुझे ये पता चल जाता है। मेरी अधिक खाद नहीं डालना पड़ता, पैसे की भी बचत होती है, गवर्नमेंट की भी बचत होती है, क्योंकि जितना खाद अधिक लगेगा, जितना रासायनिक और अलग लगेगा, ज़्यादा लगेगा, उतनी मात्रा में ही हमारा खर्च भी, ट्रांसपोर्ट भी बढ़ता है, सारी चीज़ बढ़ती है और मृदा का स्वास्थ्य भी खराब होता है। क्योंकि एक चीज़ ज़्यादा डालते हैं, नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होगी, जबकि जैसे धान के केस में जिंक चाहिए, जिंक हम नहीं डाल रहे हैं। पोटास एक और हमारा मुख्य पोषक तत्व है पोटास, जो हमारे पौधों को कीट और बीमारी से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, जो हमारे पौधों की गांठों को मजबूती प्रदान करता है, गिरने से बचाता है। तो जैसा धान के केस में अगर हम पोटास के भी उसको करते हैं तो जो तेज़ हवाएं या थोड़ा हल्की बहुत हवाएं चलती है उसमें अगर पोटास की मात्रा दी गई है मृदा स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर, तो वो धान हमारा गिरने से बचता है। तो बहुत महत्वपूर्ण, हमारे जैसे हम अपने स्वास्थ्य की जांच कराते हैं ऐसे ही प्रत्येक दूसरे तीसरे साल हमें मिट्टी के स्वास्थ्य की भी जांच करानी चाहिए, जो सरकार की, केंद्र सरकार की माननीय प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना उसके द्वारा की। डॉक्टर साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि जब सैंपल लें तो किन बातों का ध्यान रखें और कैसे सैंपल लिया जाए मिट्टी का? मेन तो यही है कि जिस सैंपल को हम भेज रहे हैं वो हमारा आदर्श नमूना होना चाहिए। अगर आप जहाँ से सैंपल, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि जहाँ से आप सैंपल ले रहे हैं, एक खेत जिसकी आप इकट्ठी एक बार जुताई करते हैं उसका एक सैंपल जाएगा, और उस खेत का कोई ना कोई आपने नाम भी रखा हुआ होगा। जब हम बच्चे को घर से भेजते हैं कि बेजा माता वाले पे चला जा, 12 वाले पे चला जा, जामुन वाले पे चला जा, आप जब वो सैंपल ले लें, भरते हैं उसमें, तो वहाँ से लें कि जहाँ आपने लगभग 20-25 दिन पहले कोई रासायनिक उर्वरक का प्रयोग ना किया हो, वहाँ पे गोबर की खाद आसपास ना पड़ी हुई हो, जिस कपड़े में आप ले रहे हैं वो आपका खाद का कट्टा, रासायनिक उर्वरक का कट्टा नहीं होना चाहिए। जब आप उस सैंपल को लेते हैं तो जैसे 4 हिस्सों में बांट गया, 400-500 ग्राम जब हमारा सैंपल ले जाता है वो एक आदर्श सैंपल है। फिर उसको आप किसी कपड़े के थैले में भर दें
उस पर अपना नाम, पिता का नाम, गांव, खसरा नंबर, खेत की पहचान ये जरूर लिख दें। और कौन कौन सी फसल आपको इसमें बोनी है, किस किस के लिए आपको इसकी जांच करानी है, ये थोड़ी सी सावधानी इसमें रखने की आवश्यकता होती है। तो देखिए कौन सी सावधानी आपको बरतनी है, जो सैंपल के दौरान आपको बरतनी चाहिए, वो विशेषज्ञ आपको लगातार बता रहे हैं। और इसी योजना से जुड़ा हुआ एक और अंतिम सवाल हम आपसे पूछ लेते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड से क्या लाभ आपको होता है, ये आप बताइए। जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए उसके लाभ, कि कौन से लाभ आपको होते हैं, क्या फायदे आपको होते हैं। तो देखिए हाथ उठा रहा है एक युवा, लगातार किसान युवा हमारे साथ है, रवि कुमार, और बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसलिए बता सकते हैं आप। क्या नाम है आपका? रवि कुमार सर। हाँ रवि सर, अच्छी उपज प्राप्त होती है, जो हमें धान प्राप्त होता है वो अच्छी क्वालिटी का होता है। और भी लोग हैं जो बता सकते हैं, जो समझा सकते हैं। आप किसान कब पा चुके हैं, इसलिए बार बार आपको मौका नहीं दिया जाना चाहिए, मुझे लगता है। और लोगों को भी मौका मिलना चाहिए, और लोग भी किसान कब पा सकते हैं। तो हाथ उठाया, देखिए अंतिम पंक्ति से हाथ उठा रहे हैं, इसलिए उनके पास जाएंगे। आप इधर आ जाइए, नाम बताइए अपना। अमित चौहान। मृदा स्वास्थ्य कार्ड के ये फायदे हैं, हमें जब अपनी भूमि की जांच कराते हैं तो उसमें पता लगता है किस पोषक तत्व की कमी है, हमें उसमें नाइट्रोजन डालना है या पोटाश डालना है या सल्फर डालना है। तो जिस चीज़ की कमी होगी उसी को हम अपने खेत में डाल लेंगे, जिस चीज़ की आवश्यकता नहीं है उसको नहीं डालने। मृदा स्वास्थ्य कार्ड से लाभ क्या है, फायदे क्या होते हैं? हमारा जो अनावश्यक रूप से उसमें जो मान लीजिए नाइट्रोजन की कमी नहीं है और हम उसमें नाइट्रोजन डाल ले तो अनावश्यक है। बिल्कुल, तो अनावश्यक इस्तेमाल नहीं करना चीजों का, इस्तेमाल नहीं होने का। बिल्कुल, बैठिए। तो देखिए और भी आप बताना चाह रहे थे, आप उनको बता रहे हैं, बार बार हमें बता दीजिए क्या कहना चाह रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सेठपाल शर्मा। सेठपाल शर्मा। अच्छी फसल का पैदा होना, रूल नियम का बनना, और आप जैसे अच्छे सहयोगी का होना, यही मृदा के लाभ है जी। तो मृदा के लाभ वो बता रहे हैं, अच्छी फसल का उगना, वहाँ अनावश्यक चीज़ों का ना पड़ना, ये सारी चीज़ें वो बता रहे हैं। और भी आप बताना चाह रहे हैं, बुजुर्ग किसान है, खड़े हो जाइए। मृदा स्वास्थ्य कार्ड के लाभ क्या होते हैं वो आपको बताना है। जी ये भी है कि जमीन एक तो फसल अच्छी हो, एक जांच करवाए पे जमीन कामयाब रह जाए, जमीन खराब नहीं होती, उर्वरक ज़्यादा नहीं गिरना पड़ता जांच करवाए से, और फसल बढ़िया हो। ठीक है, बैठिए। तो देखिए जगपाल भी बता रहे हैं कि क्या होना चाहिए। तो तमाम किसान भाइयों ने बताया कि किस तरह से हमें जो है लाभ उसका पहुंचता है और पहुंचना चाहिए। अब मैं विशेषज्ञों से कहूंगा कि वो बताएं इसके बेहतर लाभ, और साथ ही ये भी बताएं कि किसका जवाब बिल्कुल सही और सटीक है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड पे हम लोग पहले ही इतनी चर्चा कर चुके हैं, और आप लोगों ने उसको बताया भी गया कि इसके क्या लाभ हैं। कि जो मुख्य उद्देश्य है कि फसल में संतुलित मात्रा में उर्वरकों का उपयोग हो, जो हम अंधाधुंध मात्रा में प्रयोग करते हैं वो ना करें, और जिस उर्वरक की आवश्यकता है उसी को फसल के अनुसार उसको अप्लाई किया जाए, जिससे हमारा खर्चा बचे और मृदा का स्वास्थ्य सही रहे। यही मुख्य उद्देश्य है। तो जो अंतिम पंक्ति में जो चौहान जी ने जवाब दिया वो मेरी समझ से बिल्कुल एकदम सही है। आइए चौहान साहब के लिए जोरदार तालियां। ये भी किसान है और इन्होंने दिया है सही जवाब, इसलिए इन्हें दिया जाता है किसान का। तालियां बहुत कंजूसी के साथ आप लोग बचाते हैं, कम से कम तब तक तो बचाइए जब तक किसान कप ना पालें हमारे किसान। बहुत शुक्रिया, आपने सही जवाब दिया, इसलिए किसान कप के हकदार आप बने। और लगातार देखिए इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे, और भी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, और भी प्रश्न आपसे पूछेंगे, लेकिन यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त, ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेवल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेवल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से किसान प्रश्न मंच में आप सभी का स्वागत है, और इस सिलसिले को जो लगातार इस मंच पर जारी है उसको आगे बढ़ाते हैं। एक बार फिर से प्रश्न आपसे पूछते हैं और उत्तर आप लोगों को देने हैं। तो देखिए अब सवाल है, 1 हेक्टर 15 बीघा में धान की रोपाई के लिए कितने बीज की आवश्यकता होती है, ये आपको बताना है। तो देखिए हाथ उठने शुरू हो चुके हैं, यानी आपसे रिलेटेड सवाल है, इसलिए बहुत सारे हाथों को इस वक्त मैं देख पा रहा हूं, इसलिए सबसे पहले आप ही के पास आ जाते हैं और आपसे ही जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? अजय कुमार। जी अजय, होगी विजय? हाँ जी। बताइए। 18 से 20 kg।
18 से 20 के जी 20 के हाँ जी। बैठिए। तो देखिए युवा किसान हैं, एकदम तेजी के साथ बता रहे हैं। क्या नाम है आपका? अमन खान 16 से 18 के जी। ठीक है अमन, बैठिए। तो देखिए युवा किसान है अमन और 16 से 18 केजी बता रहे हैं। और भी किसानों ने हाथ उठाए थे, वो भी बता सकते हैं, तो जल्दी से खड़े हो जाइए। 16 से 18 किलो। 16 से 18 किलो। जगपाल जी भी बता रहे हैं 16 से 18 किलो। बैठिए। तो देखिए और भी बता सकते हैं किसान और पा सकते हैं किसान कब, तो इसलिए बिना देरी किए जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए कि कितना होता है 1 हेक्टर 15 बीघा में धान की रोपाई के लिए कितने बीज की आवश्यकता होती है, ये आपको बताना है। और अगर आप ये बता पाते हैं तो रवि बार बार कोशिश प्रयास कर रहे हैं, खड़े हो जाइए। छिटकवा विधि से प्रयोग करेगा तो सर 100 केजी 80 से 100 केजी के बीच में वो बीज डालेगा सर। ठीक है। तो देखिए कोशिश कर रहे हैं हमारे युवा किसान और बता रहे हैं कि कैसे कितना केजी उसमें लगता है रोपाई के लिए, आपको ये बताना है। लेकिन आपने जो बताया है वो कितना सही है विशेषज्ञ बताएंगे। साथ ही ये भी वो बताएंगे कि 1 हेक्टर 15 बीघे में धान की रोपाई के लिए कितने बीज की आवश्यकता होती है और कैसे उसका इस्तेमाल किया जाता है, बताइए। बड़े असमंजस की स्थिति है कि जो हमारा सीड रेट है ये अलग अलग तरह से है, कई विधियां हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो ज़्यादातर जो एरिया है वो ट्रांसप्लांटेड राइस का है, यानी कि नर्सरी बुआई के बाद का है। और उसमें निश्चित है कि हमारा 18 से 20 किलो 16 से 18 किलो बीज पर्याप्त है, ये 1 हेक्टर के लिए है। और ये कहीं कभी कभी ये धान की वैरायटी पे भी निर्भर करता है, वो 18 के 20 भी हो जाता है। तो बड़ा इसमें रेंज है कि 16 से 20 किलो तक बीज जाता है, 18 से 20 भी रहता है इसमें। तो ये अलग अलग तरीका है। तो मैं समझता हूँ कि लगभग सभी का सवाल जवाब सही था इसमें जी। तो और अग्नि परीक्षा आ गई आपकी, कैसे डिसाइड करें किसी एक को किसान कब दें? अब इसमें जिस किसान ने पहले बता दिया, मैं समझता हूँ कि वही हमारा कब का हकदार है। तो सबसे पहले जिसने बताया था, आइए अजय, हो गई विजय। जोरदार तालियां इनके लिए बजाइए। देखिए इन्होंने बहुत तेजी के साथ जवाब दिया था, इसलिए इन्हें किसान कप से नवाजा जा रहा है। बहुत शुक्रिया, सही जवाब आपने दिया। और देखिए सबसे पहले जो जवाब देता है क्लास के अंदर वही विजय होता है। और ये अजय इस वक्त विजय हो चुके हैं और इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। और लोग भी ताकि विजय हो जाएं, उनके लिए भी कुछ और प्रश्न हैं, जिसके बाद प्रश्न मंच अंतिम दौर में चला जाएगा। तो इसलिए अब एक और सवाल आप लोगों से, बहुत ही आसान सा प्रश्न है जिसका जवाब आपको देना है। धान में लगने वाले 2 रोगों के नाम आपको बताने। कौन कौन से रोग हैं? तो 2 रोगों के नाम आपको बताने हैं। तो 2 रोगों के नाम जिनको पता है वो बता सकते हैं। तो जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए कि कौन कौन से 2 रोग हैं जो धान में लगते हैं। तो आप बताना चाह रहे हैं? एक बकानी और एक सीड ब्लाइट। एक बकानी और एक सीड ब्लाइट। हम नाम नहीं बताया आपने? मेरा नाम अमित कुमार है जी। अमित जी बैठिए। और भी लोग हैं जो बता सकते हैं कि कौन कौन से रोग हैं जो धान में लगते हैं, तो वो हाथ उठा सकते हैं। रवि, कोशिश लगातार जारी। खारा रोग, बकानी रोग। खारा रोग और बकानी रोग, 2 रोग आप नाम बता रहे हैं। चलिए कोशिश शायद लग रहा है इस बार कामयाब हो जाएगी। तो देखिए और भी लोग हैं जो बता सकते हैं, जो समझा सकते हैं कि कौन से 2 रोग हैं। आप बताना चाह रहे हैं जी। नाम क्या है आपका? सेठपाल शर्मा। सेठपाल जी बताइए। एक तो मुनुष्य है सर, और ये जीरी घाड़ का और भैरी पैदा होना है सर। देखिए लगातार हमारे भोले किसान, प्यारे किसान बता रहे हैं। आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, खड़े हो जाइए आप मांगीराम। धान में लगने वाले 2 रोगों के नाम आपको बताने हैं। एक तो जी सफ़ेद साड़ भी मेरी लगा जी, ये है मच्छर थोड़ा। आपको पता है लगते हैं? जी हाँ। कंफर्म है जी। बैठिए। तो लगातार देखिए कोशिश कर रहे हैं किसान और बता रहे हैं कि कौन से रोग लगते हैं। उन रोगों के बारे में जानकारी लगातार दे रहे थे हमारे किसान। अब मैं विशेषज्ञों के पास जाऊंगा और वो बताएं कि कौन से रोग हैं जो लगते हैं और किसका जवाब सही है, और बेहतर जानकारी भी वो हमारे दर्शकों को देंगे। ये भी बताइए। अगर हम शामली जनपद में बात करें तो मुख्य रूप से जो रोग हमारे धान की फसल में लगते हैं, तो एक उसमें शुरुआत की अवस्था में जो बकाने आता है, आप सभी लोग जानते हैं उसको, मगर पहचान नहीं पा रहे हैं कि जो कुछ पौधे सामान्य जो उनकी लंबाई होती है वो बढ़ जाती है खेत में, तो उसको बकाने बोलते हैं। दूसरा सीथ ब्लाइट, कि जिसमें जो हमारा तना है वो नीचे से सड़न पैदा हो जाती है, जो अभी फील्ड में आया हुआ है, तो उसको सीथ ब्लाइट बोलते हैं। उसके अलावा एक बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट आता है कि जिसमें जो पत्तियां हैं वो किनारे से जलना शुरू हो जाती हैं और फिर मुड़ जाती हैं। और उसके साथ साथ एक और प्रमुख समस्या है जिसको हम ब्लास्ट बोलते हैं या झोंका रोग बोलते हैं, जो 3 अवस्था में आता है। पत्ती पे भी उसके लक्षण दिखाई देते हैं, हमारी आँख के आकार के धब्बे हैं जो बन जाते हैं। उसके बाद जो हमारी नोड होती है, बीच की जो तना है उसमें जो गांठें होती हैं
वहाँ से सड़ने लगता है और वो टूट जाती हैं। और जब बाली निकलने की अवस्था होती है तो वो बाली टूट के नीचे गिर जाती है। तो ये प्रमुख बीमारियां हैं जो शामली जनपद में लगती हैं। तो अमित जी ने जो बताया वो बिल्कुल सही था कि बकाने और सीथ ब्लाइट। जो रवि जी ने बताया कि उसमें एक खैरा रोग है, खैरा रोग मुख्यतः रोग नहीं है, वो हम बोलते हैं वो एक न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी है जो जिंक की कमी से होती है। ठीक है, तो अमित जी का सवाल एकदम सही है। जोरदार तालियां बजा दीजिए अमित जी के लिए। आखिरकार किसान कप पा ही लिया आपने सही जवाब दिया, इसलिए किसान कप आपको मिला। बहुत जोरदार तालियां एक बार फिर से। बहुत शुक्रिया, सही जवाब आपने दिया और किसान कप के हकदार आप बने। तो देखिए किसान कप आप लोगों ने पाया है और अमित ने जिस तरह से जवाब दिया उनको किसान कप मिला और उन्होंने बताया कि धान में लगने वाले 2 रोग कौन से हैं। इसके साथ ही हम एक और प्रश्न आपसे पूछते हैं जिसका जवाब आप लोगों को देना है। बिना देरी किए आगे रखते हैं आपके प्रश्न। बासमती धान की 2 नवीनतम किस्में कौन कौन सी हैं ये आपको बताना है। तो देखिए बासमती धान की नवीनतम किस्में कौन कौन सी हैं। मौका उन लोगों को मिलना चाहिए जिनको किसान कप अब तक नहीं मिला है, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि उन लोगों के पास जाएं जिनके पास अभी तक किसान कप नहीं पहुंचा है, जिनको ये सम्मान अभी तक नहीं मिला है। तमाम किसान यहाँ कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो नवीनतम किस्में आपको बतानी है। देखिए लगातार हम पूछ रहे हैं बासमती धान की 2 नवीनतम जो नवीन किस्में हैं कौन कौन सी हैं ये आपको बताना है। तो जल्दी से हाथ उठा लीजिए जिनको भी जानकारी है। जगपाल जी कोशिश कर रहे हैं बताने की, तो खड़े हो जाइए आप। पाल सिंह पूसा 17-18 और जी ये 1509-11-21 पूसा, ये तो पुरानी है, नई और एक और उसका नाम ध्यान नहीं रहा। 17-18 दूसरे का याद नहीं रहा। कोशिश कर रहे हैं किसानों से पूछने की कि कौन सी नवीनतम किस्में हैं जो धान की हैं। 2 किस्में वो बता सकते हैं और किसान कब पा सकते हैं। आप खड़े हो जाइए, कौन सी नवीनतम किस्में हैं? आप खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। पूसा बासमती 1692 हाँ, और पूसा बासमती 1847 1847 और 1692। ठीक है, बैठ जाइए। जब आपको जानकारी है तो महकाइए अपनी जानकारी से इस मंच को और बताइए ताकि किसानों तक आपकी जानकारी पहुंच सके। आप बताना चाह रहे थे, क्या नाम है आपका? रोबिन कुमार। 1885 है जी एक तो पूसा बासमती की। देखिए आपको पता है। और एक 1692। 1885 और 1692। बैठ जाइए। तो देखिए और भी लोग हैं बता नहीं रहे, हालांकि जानकारी उनको है सारी। आपको भी जानकारी है, बताइए, खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपको? अमित कुमार जी। अमित बताइए। एक तो 17-18 और 1692 जी। तो देखिए लगातार लोगों को जानकारी है लेकिन वो शर्मा रहे हैं इस मंच पर, और उनसे मैं कहूंगा कि वो बिना शर्माए बताएं। तमाम किसान लगातार कोशिश कर रहे हैं बताने की, प्रयास वो कर रहे हैं, लेकिन किसका प्रयास बिल्कुल सही है और क्योंकि किसका प्रयास कामयाब हुआ है हम विशेषज्ञों पर छोड़ते हैं और नवीनतम किस्मों के बारे में विस्तार से वो हमारे दर्शकों को बताएं, ये भी हम उनसे चाहेंगे। देखो बिल्कुल सही बताया आपने, जितने भी जवाब दिए सही बताया, लेकिन इसमें एक प्रश्न था कि नवीनतम किस्म 1509 है हमारी, 1121 है पुरानी किस्में हैं। पीछे मेरे किसान भाई, मैं नाम नहीं ध्यान रहा उनका, जो अभी बाद में बताया था उन्होंने, रोबिन है, जो उनका सवाल सही है। रोबिन जी को कब के हकदार हैं? आइए जल्दी से रोबिन जी आइए, आप जोरदार तालियां इनके लिए बजाइए। इनको किसान कब से नवाजा जा रहा है। बहुत शुक्रिया, सही जवाब आपने दिया और इसलिए किसान कप के हकदार आप बने। विशेषज्ञों से मैं कहूंगा कि नवीनतम किस्मों के बारे में हमारे दर्शकों को और बेहतर जानकारी दीजिए ताकि वो समझ सके कि नवीनतम किस्में हैं क्या। देखो नवीनतम किस्म का मतलब है कि जो हमारी पुरानी किस्में थी जो उनके बाद आई, जो बिल्कुल लेटेस्ट में आई, जैसे 1885 का जिक्र किया गया, हमारी बहुत अच्छी किस्म है। 1509 हमारी किस्म थी, काफ़ी लंबे समय से चलती आ रही थी, लेकिन इसमें हमारी कुछ बीमारियां आने शुरू हो गई। तो वहाँ वैज्ञानिक को लगता है कि भाई हमें अब नवीनतम किस्म लाना चाहिए। इसकी जगह वो 1885 लेके आए उसमें। फिर उसके बाद 1121 का भी दूसरा वर्जन, नया वर्जन इसमें आया। हमारी अगर आप पुराने किस्म में बात करें, एक तुडल बासमती होती थी, तो उसका भी पहले आया, इम्प्रूव्ड बासमती करके आया, ये आया। तो बहुत सारी किस्में ऐसी धान में हैं। और 1692 हमारी आई एक नई किस्म थी ये भी, लेकिन ये इनसे पहली पुरानी है। जितनी भी 18 है उसके बाद फिर दूसरी दो तीन सीरीज किस्मों की और भी आई हैं। तो ये सारी जितने भी अभी लेटेस्ट में निकल के आई हैं, उनमें जितनी बीमारियां, जो हमारे रोग लगते हैं, वो कम से कम आते हैं। यही नवीनतम किस्म का मतलब है कि जो पिछली किस्मों में बीमारियां थी, रोग थे, और नई किस्म में आने में वो रोग और बीमारियां जो हैं वो ख़त्म हो जाएं। कुछ अब की बार ऐसी भी किस्म आने वाली हैं जिसमें खरपतवार भी कम हुआ करेंगे।
कुछ किस्में ऐसी भी हैं जैसे धान में हमारे खरपतवार होता है तो वीडीसाइड का खरपतवार नाशी का प्रयोग करना पड़ता है। कुछ किस्में अभी ऐसी भी रिसर्च में हैं कि वो किस्में अगर हम लगाते हैं तो वो खरपतवार भी उस खेत में कम आते हैं। तो देखिए आपको बेहतर तरीके से बता रहे हैं विशेषज्ञ कि कौन कौन सी किस्में हैं नवीनतम, जो नवीनतम किस्में मानी जाती हैं। तो देखिए हम आगे बढ़ते हैं और आपको एक और सवाल जो सभी की दिक्कतों को बढ़ाता है वो एक सवाल हमारे पास है और वो सवाल हम आपसे पूछ लेते हैं। ये सवाल है फसल अवशेष से जुड़ा हुआ। फसल अवशेष पराली को जलाना क्यों नहीं चाहिए, ये आपको बताना है। तो देखिए बहुत सारी परेशानियां खड़ा करता है ये सवाल। अगर आपके पास जवाब है तो जल्दी से उठाइए हाथ और दीजिए जवाब। तो देखिए हाथ उठने शुरू हो चुके हैं और देखिए सबसे पहले मांगेराम जी ने ही हाथ उठा लिया है, इसलिए उनसे ही जान लेते हैं। ये प्रदूषण फैलाता है जी। ये प्रदूषण फैलाता है, इसलिए नहीं जलानी चाहिए। तो ये बड़ी समस्या है। बड़ी समस्या है जी। बैठिए। तो देखिए प्रदूषण फैलाता है और बड़ी समस्या है, इसलिए नहीं जलाना चाहिए अवशेष। तो अब और भी लोग हैं जो बता सकते हैं, जो समझा सकते हैं। गुलाब जी बताना चाहेंगे आप कि प्रदूषण जो फैलता है वो इसी से, फसल अवशेष पराली को जलाना क्यों नहीं चाहिए? कोई पॉइंट आपके पास? पॉइंट है जी, अगर इसे आप मिट्टी में मिलाओगे मल्चर के साथ तो जमीन की मृदा शक्ति बढ़ेगी, उपजाऊ शक्ति बढ़ेगी और प्रदूषण भी नहीं होगा। बहुत अच्छी बात। मुख्यतः यही कारण है जी। ठीक है। तो देखिए और भी लोग हैं जो बता सकते हैं, जो समझा सकते हैं। आप बताना चाह रहे हैं, हालांकि आपको किसान का पहले भी मिल चुका है। जी मेरा नाम अमित चौहान। सर सबसे मेन कारण तो है इसका वायु प्रदूषण, और दूसरा इससे जो हानि होती है वो ये होती है कि हमारी जो मृदा है इसकी जो ऊपरी परत है बहुत उपजाऊ होती है। जब पराली जलाते हैं तो उससे हीट पैदा होती है और जो ऊपरी परत है उसमें जो हमारे लिए लाभदायक कुछ जीवाणु होते हैं वो भी मर जाते हैं और उसके पोषक तत्व में नष्ट हो जाते हैं। इसलिए सबसे बड़ा नुकसान है। बैठिए। तो अमित भी देखिए कोशिश कर रहे हैं, जवाब दिया है उन्होंने और लोगों ने भी जवाब दे सकते हैं। तो जल्दी से बिना शर्माए बिना संकोच के खड़े हो जाइए आप। क्यों नहीं जलानी चाहिए पराली? जी एक तो जब जलावा है तो ऊपरी परत में जो ये हो जी पोषक तत्व तुम्हारे जो जीवाणु और फसल की जो अच्छी हो में नष्ट हो जाए जी। एक वातावरण दूषित होगा जी। ये 2 पॉइंट है जी। नाम क्या है आपका? रजत चौहान। तो रजत बता रहे हैं वातावरण दूषित होगा और वो जीवाणु जो मिट्टी को पोषक तत्व होते हैं वो भी मर जाएंगे, जल जाएंगे। तो देखिए लगातार तमाम किसानों ने बताया और जवाब दिया, लेकिन अब विशेषज्ञों के पास आने का वक्त हो चुका है और इसलिए विशेषज्ञों से हम जानेंगे कि फसल अवशेष पराली को क्यों नहीं जलाना चाहिए, क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या परेशानियां हैं, वो हमारे किसानों को बताएं और साथ ही ये भी बताएं कि किसने बिल्कुल सही जवाब दिया है। सबसे पहले तो फसल अवशेष इसलिए नहीं जलाने चाहिए, जैसे कि जिस खेत में ये फसल अवशेष जलाए जाते हैं सबसे पहले उसमें उल्टे असरात होते हैं। जैसे उस खेत की जो मिट्टी है ऊपर की सतह वो कठोर हो जाती है, वैसे ही जो उसमें हमारे जो कीट होते हैं, जो लाभ हमारा बेनिफिशियल कीट होते हैं जो लाभ पहुंचाते हैं, वो भी या तो जल जाते हैं या तो उनकी जो एक्टिविटी होती है, जो क्षमता होती है वो भी कम हो जाती है। इसके साथ साथ इस खेत में जिसमें ये फसल अवशेष जलाए जाएं उसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, सल्फर वगैरह की भी कमी हो जाती है, जिसकी पूर्ति आपको फिर अलग से ये यूरिया खाद वगैरह दे के करनी पड़ती है, पोषक तत्व अलग से देने पड़ते हैं। फसल अवशेष जलाने से प्रदूषण भी होता है। इससे जहरीली गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें हवा में फैलती हैं जो हमारे लिए हानिकारक है। इसके साथ साथ इससे जो छोटे छोटे कणक पदार्थ या छोटे छोटे पार्टिकुलेट मैटर जिसको कहा जाता है वो भी हवा में मिल जाता है, जिसकी वजह से जो हमारी जिस्म के अंदर एक बार सांस के साथ चले जाए फिर वो वापस नहीं आते और हमारी जिस्म में कई किस्म की बीमारियों का वो कारण बन जाते हैं। इसके साथ साथ अगर हम इसी फसल अवशेष को खेत में मिलाएं तो इनमें जैसे साल भर हमने जो भी पौधों में पोषक तत्व दिए, कुछ पोषक तत्व इन अवशेषों में भी पाए जाते हैं और ये अवशेष फिर हमारी मिट्टी में गल सड़ के फिर नई जो फसल या अगली जो फसल है हमारी उसमें उपलब्ध हो जाते हैं। तो इस सिलसिले में जो हमारे गुलाब सिंह जी है उनका जवाब सही था क्योंकि उन्होंने मिट्टी के भी को भी इंक्लूड किया और उसके साथ साथ प्रदूषण वाले पॉइंट को भी इंक्लूड किया। अमित जी का सवाल जवाब भी सही था, लेकिन चूंकि गुलाब जी पहले दिए हैं तो उनको बुलाया जाए। आइए गुलाब जी, देखिए गुलाब जी ने अपनी खुशबू से सबको महका दिया, इसलिए इन्हें अवार्ड दिया जा रहा है। किसान कब दिया जा रहा है?
बहुत शुक्रिया। देखिए गुलाब सिंह जी ने जवाब दिया और देखिए अब ये सिलसिला खत्म हो चुका है। जो प्रश्न हम आपसे कर रहे थे, अब वो प्रश्न आप विशेषज्ञों से कर सकते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो वो विशेषज्ञों से पूछ सकता है, तो हाथ उठा सकता है और पूछ सकता है कि किसी का अगर कोई प्रश्न है। और अगर नहीं है तो मैं विशेषज्ञों से कहूंगा कि वो 30-30 सेकंड अपना संदेश देने की कोशिश हमारे दर्शकों को। तो पहले सवाल ले लेते हैं। हाथ उठा लिया है गुलाब सिंह जी ने, अवार्ड मिल गया तो मनोबल भी बढ़ गया है और इसलिए सवाल भी आ गया है। जी सर, मेरा एक सवाल है, जो बकानी रोग आता है धान में, इसे खेत में आने के बाद भी कोई इसका हल है क्या? कोई दवाई है जिस पर काम कर सके? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। जो हम बात कर रहे थे, जो सबकी समस्या है, एक्चुअली जो बकाने की अगर हम बात करें तो इसका जो प्राइमरी सोर्स है कि प्रथम शुरू कहाँ से होता है, तो एक तो या तो बीज है या ज़मीन से। सबसे पहले तो बीज का उपचार जो बताया गया था कि आप अगर बीज को उपचारित करके बोते हैं, अभी तो नर्सरी आप लोगों ने लगा दी है, अगले सीजन में ध्यान रखें। जो जैविक फफूंदीनाशक है जिसमें स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और ट्राइकोडर्मा, तो उसको आप गोबर की खाद में तैयार करके जहाँ आप नर्सरी सोइंग करेंगे वहाँ पे मिला दें और उसके बाद ये अपना बीज उपचारित करके बोएं। पहला तरीका तो ये है। दूसरा कि जब बकाने आप नर्सरी उखाड़ने वाले हैं तो उससे पहले कार्बेंडाजिम जो दवाई आती है, फफूंदीनाशक है, उसको आप रेत में मिला के थोड़ा थोड़ा पानी हो नर्सरी में तो उसमें फेंक दीजिए उखाड़ने से 5-7 दिन पहले। और हमेशा जो आपकी नर्सरी है वो पानी के अंदर आपको उखाड़नी है। मतलब सूखे में हम उखाड़ते हैं, उससे क्या है, रूट डैमेज हो जाती हैं और उसमें बकाने का इन्फेक्शन बढ़ने की संभावना रहती है। तो पानी में उखाड़ें और उसके बाद जब हम जो ट्रांसप्लांट करेंगे, नर्सरी आपने उखाड़ ली तो उसको उपचारित करना है। एक फफूंदीनाशक कार्बेंडाजिम ले लीजिए 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से और उसमें उस पौध को रख दीजिए। या अगर आप जैविक फफूंदीनाशक ट्राइकोडर्मा या स्यूडोमोनास ले रहे हैं तो उसमें आपको 1 घंटे के लगभग उस नर्सरी को रखना है। जो घोल बना दिया 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना के और जो सीडलिंग उखाड़ी है वो लगा दीजिए। मुख्य फसल जब आपकी खेत में लग गई और उसके बाद जो संभावना आ रही है तो उसमें जो है पौधे हैं जो बढ़ गए उनको तो हम नहीं रोक सकते, मगर आगे आने वालों के लिए आप जो ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनास है उसको फील्ड में भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो फफूंदीनाशक आते हैं जैसे थायोफेनेट मिथाइल है, प्रोपिकोनाजोल है, टेबुकोनाजोल है या सिंपल जो कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब है उसको आप अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आप उसे रोक सकते हैं। मगर हमें सावधानी यही रखनी है कि जब हम नर्सरी तैयार करें कि शुरुआत की अवस्था में ही आप उस अगर बीमारी को रोक देंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा लाभदायक है। बाद में उसकी जो कॉस्ट है रोकने के लिए आपका कीटनाशक भी ज़्यादा लगेगा और आपको मेहनत भी ज़्यादा लगेगी। तो शुरुआत की अवस्था से चरणबद्ध प्रक्रिया को लेकर चलिए तो वो समस्या नहीं आएगी। तो देखिए आपका जवाब आपको मिल गया होगा गुलाब सिंह जी, और विशेषज्ञों से मैं कहूँगा जल्दी से जल्दी वो अपना प्रतिक्रिया और संदेश हमारे दर्शकों और हमारे किसान भाइयों को दें जल्दी से। धान उत्पादक किसानों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि किसानों को सबसे बड़ी समस्या सवाल आता है कि जी फुटाव की कोई दवाई बताओ। मैं कहता हूँ धान में एक फुटाव का बहुत अच्छा तरीका है। आपने जब धान की रोपाई कर दी और वो जाग जाता है, कहते हैं ना जागना 7-8 दिन बाद, जब वो जाग जाता है उसमें आपको एक हल्का सा पाटा लगाना है। पाटा बड़ा बांस लिया कोई और बड़ा, और जब खेत में पानी भरा हो, मतलब पूरे खेत में पानी रहना चाहिए 3-3, 4-4 इंच जो भी है, और जब आप पाटा लगाते हो आप देखेंगे तो वो जो धान के पौधे हैं वो पानी के साथ लगते हुए और पीछे से उठते हुए चले जाएंगे। अगर आप ये काम एक बार कर देंगे, कब ध्यान देखना है कि बस रोपाई के 15 दिन के अंदर अंदर, इससे बाद में नहीं करना है। पानी भरा होना चाहिए। इससे बढ़िया फुटाव किसी भी चीज़ में नहीं होता। कोई दवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस ये काम आप एक बार कर लें। हल्का पाटा, इतना भारी पाटा ना ले लें जो हम अपना टीलर या रेजर के पीछे रखते हैं, वो वाला नहीं, केवल एक बांस का हल्का सा पाटा लंबा सा बना के उसे लगाएं, बहुत बढ़िया फुटाव आपका इसमें आता है। विशेषज्ञ और भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी अपना संदेश जल्दी से हमारे दर्शकों और हमारे किसानों को दें। अभी जो कृषि जैसे आपके दान है, दान की खेती है या शुगर के गन्ने की खेती है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि यंत्रों का प्रयोग करें। जैसे दान में ही रोपाई का यंत्र आता है ट्रांसप्लांटर, उसमें 3 किस्म के यंत्र आते हैं, या रोपाई यंत्र जिसको कहते हैं। एक तो हाथ से चलने वाला आता है, दूसरा टिलर से चलने वाला आता है, एक सेल्फ प्रोपेल्ड आता है और एक ट्रैक्टर से चलने वाला आता है। वैसे कटाई में भी कंबाइन का इस्तेमाल कर सकते हो। मशीन से रोपाई का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या आता है, आपकी लाइन से सोइंग हो जाती है और उसके बीच में फिर जो यंत्र है खरपतवार हटाने हेतु यंत्र जितने भी हैं वो चलाना बहुत आसान हो जाता है और कम समय में आपका ज़्यादा काम हो जाता है और उसमें भी लागत बहुत कम आती है। तो देखिए धान की रोपाई में आप यंत्रों का
प्रयोग करें और उसका लाभ आपको होगा, ये विशेषज्ञ आपको बता रहे हैं। तो आज सवाल हमने आपसे पूछे, जवाब आप लोगों ने दिए, बखूबी जवाब आपने दिए, तो किसान कप के हकदार भी आप बने। विशेषज्ञ इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े और उन्होंने ये तय किया कि किसको किसान कप से नवाजना है। तो विशेषज्ञों के लिए सबसे पहले, चूंकि वो हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े, जोरदार तालियों से उनका शुक्रिया अदा कीजिए और जोरदार तालियां अपने लिए भी बजाइए, क्योंकि आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े। तो फिर नई जगह, नई योजनाओं के साथ होंगे हाजिर, लेकर किसान प्रश्न मंच फिर से आपके बीच आएंगे। लेकिन फिलहाल दीजिए तब तक किसान प्रश्न मंच की टीम को इजाजत। नमस्कार। इस साल 29 जुलाई से 3 अगस्त तक भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने लोक अदालत का आयोजन किया है। इस साल सर्वोच्च न्यायालय अपने 75वें वर्ष की वर्षगांठ पर इस स्पेशल लोक अदालत का आयोजन करते हुए ये ध्यान में हमने रखा है कि सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी मामले नागरिकों के लंबित हैं और मैं आप सब से गुजारिश करता हूँ, लिटिगेंट्स से गुजारिश करता हूँ, वकीलों से, एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड से, कि इस लोक अदालत में आप हिस्सा लें, ताकि ये सारे जो मामले हैं इनमें जहाँ हम कर सकें इनका हम निवारण कर लें और शीघ्र लोगों को न्याय पहुँचाएँ। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।